नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर। आज का हमारा सेशन है पर्यावरण शिक्षण का अर्थ। ये दूसरा सेशन है। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। इस सेशन में हम सीटेट में पूछे गए प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, इनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सेशन अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। तो चलते हैं इस प्रश्न के पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी इस सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि दिया गया है पहला प्रश्न कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, फिर इसमें आपको बताना है कि क्या होगा इसका सही उत्तर। प्रश्न है कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? ऑप्शन है आपके पास अवलोकन व रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण व चर्चा, परिकल्पना व प्रयोग, या फिर न्याय के लिए सरोकार। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अवलोकन व रिकॉर्डिंग। ठीक है। अगर हम किसी भी वस्तु या किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधों के बारे में अगर उनका डिस्कशन करते हैं, अपनी नोटबुक में उनके बारे में लिखते हैं, उनका प्रक्रमण कौशल तैयार करते हैं, तो वो अवलोकन व रिकॉर्डिंग करना कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। दिखाती है कि वह ऊपर तैरती है, फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है? मापन, वर्गीकरण, परिकल्पना या फिर अवलोकन। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी परिकल्पना। अगर हम किसी भी चीज़ को एक बार में, अगर हम किसी भी, जैसे कोई भी एक वस्तु है, उसके बारे में अगर हम एक बार में समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई एक वस्तु है उसको पहली बार जो हम प्रयोग में ला रहे हैं और फिर दोबारा अगर हम उसका माध्यम अगर हम बदल रहे हैं, फिर हम उसको प्रयोग में ला रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में कोई बदलाव जो होता है उसको परिकल्पना कहा जाता है। यानी परिकल्पना का मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना, डीपली जानना, उसका निष्कर्ष निकालना परिकल्पना होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दिया गया है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? कथन है, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। या यह घटना स्त्री पुरुष लिंग यानी जेंडर रूढ़वादिता को चुनौती देती है। या फिर यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन दिए गए हैं केवल कथन 1, 2 और 3, या केवल 1, 2, 3, 4, यानी सभी कथन सत्य हैं, या फिर केवल पहला कथन सत्य है। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जैसे इसमें दिया गया है कि ये घटना जो है अंतरिक्ष यात्रियों की ज़िंदगी में झांकने का अवसर देती है और इनकी भौतिक स्थितियों का भी वर्णन करती है और इनकी जेंडर रूढ़वादिता को भी चुनौती देती है। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, या फिर पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, या
अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, या फिर भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के लिए जो है, इसका उद्देश्य जो है यानी विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करने से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न दिया गया है उसके ऑप्शन में रटना शब्द दिया गया है तो वो हमेशा गलत माना जाता है, क्योंकि रटने को बढ़ावा नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना या फिर अवलोकन करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। तो इसमें से जो निर्धारण जो है यही एक कौशल नहीं है, जबकि पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना और इनका अवलोकन करना ये प्रमुख कौशल हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों में क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन है यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, या फिर यह समझना है कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, या अधिकतम पौधों के नाम लिखना, या फिर उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। ठीक है, जो कक्षा 5 की अध्यापिका जो माहिका हैं, ये अपने विद्यार्थियों को आसपास के पौधों का अवलोकन कराती हैं। तो अवलोकन कराने का माध्यम है कि पौधे हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यानी कितने उपयोगी हैं, यही इनका अवलोकन कराना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ईवीएस संक्षेपण किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? यानी ईवीएस संक्षेपण, फिर रिक्त स्थान दिया गया है, अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्या यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया गया है इन्वायरमेंटल स्किल्स, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेस या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बताना है कि जो ईवीएस है इसका इसको संक्षेप में क्या कहते हैं? ईवीएस को संक्षेप में इन्वायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। ईवी से इन्वायरमेंटल हो गया, एस फॉर स्टडीज होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, ईवीएस का संक्षेपण यानी संक्षेप में क्या इसका सही उत्तर होगा? तो इन्वायरमेंटल स्टडीज। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, शिक्षक कक्षा कक्ष के कड़े अनुशासन की सुनिश्चित करें, या फिर बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना, या बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें, जैसे दिया गया है कि कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया। अब देखिए, अगर आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, आपकी क्लास में शिक्षार्थी हैं, तो आप उनको बाहर की दुनिया के बारे में बताएंगे, है ना? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, देखते हैं कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए।
अगर बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा तो उसको हर एक चीज़ के बारे में उसको जानकारी नहीं पता हो पाएगी। तो आप बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए भी अभिप्रेरित करेंगे, ये भी सही हो जाएगा। अगला है कि बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। अब देखिए, कोई भी बच्चा हो, अगर वो अपने आसपास के बारे में ही नहीं जानेगा, आसपास का मतलब परिवेश, पर्यावरण, अगर उसके बारे में ही उसको जानकारी नहीं होगी तो फिर उसका पढ़ना लिखना या फिर उसको परिवेश के बारे में समझना ही बेकार है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब जो बचा आपका ऑप्शन बी है, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। अगर कोई भी शिक्षक है या फिर कोई भी व्यवस्थापक है, उसका कड़ा अनुपालन होगा तो वहाँ पर गलत माना जाएगा। ठीक है, कड़ा नहीं, लचीला होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के माध्यम से। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है, यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, या शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, या विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, या शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें, जब प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी जो होते हैं, वो जो स्कूल होते हैं उनको प्राथमिक स्कूल कहा जाता है, प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। तो इनको जब पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कोई भी चीज़ों के बारे में अगर सर्वेक्षण और लेखन पर उद्देश्य बताए जा रहे हैं तो वो उसका माध्यम होता है कि चीज़ों को खोजें और उनके बारे में जानकारी एकत्रित करें और सीखें। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिए गया कथन लिखा है कि यदि आपके गांव या शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं कि छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, या छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना, या वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, या पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत उत्पन्न करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो घरेलू सामान हैं, अगर वही समय पर ना उपलब्ध हो पाएँ तो हमारे वास्तविक जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जैसे इस प्रश्न में दिया गया है कि पेट्रोल और डीजल के बारे में, तो जो भी हमारे वाहन हैं, यातायात के जो भी साधन हैं, वो अधिकतर पेट्रोल और डीजल से ही चलते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा तो यातायात का साधन जो है वो ठप हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, तो यातायात भी होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी दृष्टि से ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देने के लिए बताया गया है। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अगर आप एक शिक्षक हैं, अपनी प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, या अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, या कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, या स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप एक शिक्षार्थी हैं, अपनी प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं,
तो इसका तात्पर्य ये है कि आपकी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं तो उनको कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना है। यानी आप शिक्षार्थी को विद्यालय के बाहर के परिवेश के बारे में भी बता रहे हैं। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, या पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, या विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, या विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले कोई भी प्रश्न हो, अगर उसका आपको उत्तर नहीं पता हो रहा है तो प्रश्न को 1 से 2 बार डीपली पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक प्रश्न का उत्तर उसी प्रश्न में ही छिपा होता है। दिया गया है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। तो ऐसा करने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन है कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, या इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, या इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, या फिर इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन का जो पढ़ने का उद्देश्य है, तो उद्देश्य ये है कि शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों की और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, तथा समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य भी बनाना चाहिए, और संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। यही इसका सही उत्तर है। यानी यही इसके मुख्य उद्देश्य हैं। जबकि ऑप्शन ए जो दिया गया है कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, यही गलत इसका उत्तर है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया गया है नहीं, तो यानी निगेटिव वर्ड को आपने, निगेटिव स्टेटमेंट को, निगेटिव सेंटेंस को ढूंढना है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को बता रहे हैं, कोई भी हम विषय पढ़ा रहे हैं, तो उस विषय का मतलब ये नहीं है कि उसके बारे में या फिर उसकी परिभाषा को ही बताया जाए, बाहरी चीज़ों को भी, बाहरी ज्ञान को भी देना चाहिए, जैसा कि अभी पिछले प्रश्न में हमने बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। यानी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, इसमें पर्यावरण को उच्च प्राथमिकता और इसमें क्या स्थान दिया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन दिए गए हैं कि अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, या विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, या चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। अब देखिए, आपको बताना है कि एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें पर्यावरण को उच्च प्राथमिकता और इसमें क्या स्थान दिया गया है। तो अब देखिए, कोई भी विषय है, अगर उसमें आप ज़्यादा प्रश्न ही कर रहे हैं और उन प्रश्नों के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त है आपको, तो उन प्रश्नों को सीखना या उन प्रश्नों के उत्तर जानने का कोई मतलब नहीं रहेगा।
जब तक उनका डिटेल डिस्कशन नहीं किया गया हो, और डिटेल डिस्कशन तभी होगा जब उसके विषय में पढ़ा जाए, तभी हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगला है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। अब देखिए, कोई भी विषय है, अगर हम उसकी व्याख्या ही कर देंगे, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं प्रदान होगी कि कैसे क्या होगा, बाहरी जीवन के बारे में, बाहरी ज्ञान के बारे में नहीं जानकारी होगी, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। अगला है कि तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध। परिभाषाएं मात्र उपलब्ध कराने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण को उच्च प्राथमिक और स्थान दिया गया है NCERT में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान दिया गया है, यानी किसको छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, या शारीरिक गठन, या फिर संस्कृत। आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण यानी पर्यावरण परिवेश के माध्यम में, यानी इन सब चीज़ों के बारे में ही सीखना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता, तो शिक्षा की गुणवत्ता से बच्चे के विकास को आकार देने वाले ये वातावरणीय कारक हो जाएंगे। पौष्टिकता की गुणवत्ता भी हो जाएगी। संस्कृत भी, पर्यावरण परिवेश में संस्कृत भी आती है, यानी समाज और संस्कृत, परिवेश, परिवार। ठीक है, ये सब पर्यावरण में आ जाते हैं। जबकि शारीरिक गठन का मतलब शरीर से संबंधित है। शरीर भारी होने से कोई मतलब नहीं है पर्यावरण के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी शारीरिक गठन को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारक शामिल नहीं है। अगर आपका शरीर भारी है, अभी हाथी जैसा शरीर हो और जानकारी कुछ भी ना हो, तो सब कुछ बेकार है। ठीक है, वातावरण के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पर्यावरण पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान, यानी फिर से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य किसको बढ़ावा देना है? ऑप्शन दिए गए हैं शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन, या ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण, या फिर वैयक्तिक विभिन्नता। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य ये है कि ज्ञान का सहसंबंध और इसका स्थानांतरण करने को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। यानी वायु हर जगह है, ऐसा प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है कि क्या मृदा में वायु है, या क्या पानी के अंदर वायु है, या क्या हमारे शरीर में वायु है, या फिर क्या हमारी हड्डियों में वायु है? ऐसे प्रश्न पूछता है। तो इसमें बताना है कि शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, या फिर अवलोकन कौशल। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चिंतन कौशल। देखिए, बताया गया है कि वायु हर जगह है, ऐसा प्रकरण में एक शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। फिर इसमें प्रश्न पूछता है कि
क्या मृदा में वायु है, या क्या पानी के अंदर वायु है, या क्या हमारे शरीर में वायु है, या फिर क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसके बारे में बताने का मतलब ये है कि शिक्षक जो है चिंतन कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, या जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, या प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, या फिर बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर। इसमें आपको पता करना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो अब देखिए, कोई भी चीज़ हो, अगर बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर कोई भी बोझ डाला जा रहा है तो ये गलत है। ठीक है, जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, यही निगेटिव है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है ए हो जाएगा। जबकि जो दूसरा दिया गया है कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ये इसके उद्देश्य हैं। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी इसका उद्देश्य है। और जो लास्ट जो दिया गया है कि बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, ये उसके यानी पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन है कि आप अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, या विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, या बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, या फिर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। क्या होगा इसका सही उत्तर, आपको बताना। देखिए, प्रश्न में दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का इसका उद्देश्य क्या है। अगर आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इसका क्या उद्देश्य है। इसका यही उद्देश्य है कि आप बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं तो अपने अनुभवों को बता रहे हैं और बाहरी परिवेश के बारे में भी बता रहे हैं, यानी विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यही पर्यावरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। ना कि किसी शब्दावली परिभाषाओं को परिचित कराना, या फिर संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन कराना, या फिर पुस्तकें पढ़ाने से ही सारा नहीं सब कुछ हो जाता है। ठीक है, जब तक आप बच्चे को उसके परिवेश और बाहरी परिवेश के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक उसके माइंड में इंक्रीमेंट यानी माइंड में सोच को नहीं पैदा कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है। ये प्रश्न टीटी परीक्षा में पूछा गया है। अब जो भी हम प्रश्न करेंगे, ये आपकी पिछली परीक्षाएं जो हुई हैं टीईटी की, उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे ये प्रश्न आपका पूछा गया है बीटेट यानी बिहार टेट जो एग्ज़ाम जो हुआ है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट के माध्यम से बताइए। देखिए, जैसा कि दिया गया है इसमें कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, तो ऐसा पियाजे का कहना है, यानी ये कथन जो है ये पियाजे का कथन है। ठीक है, पियाजे ने पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य में बताया है कि जब हम पर्यावरण शिक्षा प्रदान करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें पर्यावरण के महत्व निहित हों, अन्यथा वह शिक्षा व्यर्थ है। अतः पर्यावरण शिक्षण के दौरान
हमें पियाजे ने बताया है, यानी पियाजे के कथन के अनुसार बताया गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसके मद्देनज़र निम्न उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा है। इसमें कुछ उद्देश्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जैसे विद्यार्थियों में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना, आसपास के पर्यावरण से विद्यार्थियों को परिचित कराना, प्राकृतिक भिन्नता व इसके कारणों को बताना, मनुष्य के जीवन पर पड़ने वाले पर्यावरण से विभिन्न प्रभावों को बताना, पर्यावरण प्रदूषण व पर्यावरण संरक्षण के विषय में जानकारी देना, या फिर विद्यार्थियों में निम्न कौशलों का विकास करना। यही इसके मुख्य उद्देश्य हैं, यानी पर्यावरण शिक्षण के ये मुख्य उद्देश्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। अगला प्रश्न दिया गया है कि पौधों में विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है कि पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या फिर पौधों का चित्र, क्या आवश्यक है। देखें, अगर आप बच्चों को पौधों के बारे में बता रहे हैं तो शिक्षण हेतु इसका मुख्य माध्यम है, यानी पौधों के विभिन्न भागों के बारे में शिक्षण आप दे रहे हैं, यानी बच्चों को बता रहे हैं, तो इसमें पौधों का अवलोकन करने के माध्यम, यानी किसी भी चीज़ के बारे में बताना, यानी उसका डिटेल डिस्कशन करना, उसका अवलोकन करना ही होता है। यानी अगर आप पौधे के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पौधों का अवलोकन करना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आप उसके जितने भी भाग हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं तो उसका अवलोकन कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने व उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। अनुमान लगाने कौशल, लेखन का कौशल, संप्रेषण का कौशल या फिर मापने का कौशल। क्या होगा इसका सही उत्तर, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी बच्चों में अगर प्रतिदिन डायरी लिख रहे हैं, मौसम दर्ज करने व उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में संप्रेषण का कौशल। देखिए, बच्चा अगर है, कोई भी वो डायरी तैयार कर रहा है, मौसम दर्ज कर रहा है, इसके बारे में अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा संप्रेषण कौशल। ठीक है, पूछताछ करना, इसके बारे में कौशल प्रदान करना, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, या इससे बच्चों का आदाई कौशल परिमार्जित होता है, या अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, या फिर विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, अगर आप कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, फिर बच्चे से उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसके अनुभव ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, जैसे पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को अनुभवों को महत्व दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों को, यानी विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ज्ञान व निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। अनुभव, अन्वेषण, विधियाँ या सत्यापन, या अवधारणा का बनना, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण, विधियाँ व सत्यापन, ये ज्ञान व निर्माण से संबंधित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, या अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, या बच्चों को स्वास्थ्य स्पर्धा के लिए तैयार करना, या विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। क्या होगा इसका सही उत्तर।
तो आपको बता दें इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि बच्चों में सामाजिक भावना का विकास अगर आप करना चाह रहे हैं तो इसका सर्वोत्तम प्रयास यही है कि बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज के जो 25 प्रश्न हैं, 25 प्रश्न, जैसे सीटेट में जो प्रश्न पूछे गए वो 19 प्रश्न थे, टेट में 6 प्रश्न थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो भी हमने आपके सामने रखे हैं अच्छे लगे होंगे। ये प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।